बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अप्रैल 2022 से इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए थे। इसमें अचानक 20 नवंबर 2023 से बहुत तेज़ी आई और शिद्दत आ गई। इसकी वजह क्या है और क्या इन मुकदमात में मज़ीद तेज़ी आएगी या कोई कमी बेशी हो सकती है? देखिए, दावा तो ये है कि एक बहुत ही करीबी और काबिल एतमाद शख्सियत इमरान खान साहब की, उनके बारे में दावा किया गया है कि वो अब गद्दारी करने वाले हैं। वाइब्स तो पहले ही आना शुरू हो गई थी, लेकिन बाकायदा उन सफ़ों में जाके खड़ा होना या प्रैक्टिकली कुछ करना, इसके हवाले से दावा किया गया। अच्छा, इमरान खान साहब के कानूनी मामलात के हवाले से या उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, हर बंदा जो है वो गैसवर्क भी कर रहा है, दावे भी किए जा रहे हैं, चमगोइयाँ भी हो रही हैं, अफवाहें भी हैं। लेकिन इस मामले को मैं डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ और उसमें एग्जैक्टली क्या मुमकिनात हैं उस पर बात करना, क्योंकि ये दावा जो है वो एक ऐसे शख्स ने किया है जिसने जो नवाज शरीफ साहब के इनर सर्कल में भी मौजूद है और इनर सर्कल के साथ अटैच्ड भी है। सही, क्लोज है बहुत। क्लोज है बहुत। और उसने जिस जिस दिन ये गुफ्तगू की मेरे साथ, उसने पूरा दिन मियाँ नवाज शरीफ के साथ गुजारा था। सही। और मियाँ साहब को ग़ालिबन इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें शायद पता हैं या वो पार्ट ऑफ द प्लानिंग है या उनके पास इंफॉर्मेशन है, व्हाटएवर। बट उस शख्स का जिसने पूरा दिन मियाँ साहब के साथ गुजारा और जिस दिन मियाँ साहब को एवन फील्ड अपार्टमेंट्स वाले केस में बरी किया गया और उससे अगले दिन उन्होंने वो तोशाखाना वाले मामले पर जवाब जमा करवाया, तो वो क्योंकि वकील भी हैं खलील ताहिर संधू और मियाँ साहब के साथ मौजूद भी थे, उनके इर्द गिर्द लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे थे और नून लीग के लोगों के पास शायद इस वक्त जो है वो इदारों में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, या इमरान खान के हवाले से उनके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। लेकिन हम तीन एस्पेक्ट्स करेंगे इसके। एक तो ये कि वो कौन है जिसके बारे में दावा किया गया और किन अल्फाज में किया गया, क्या कहा गया। दूसरा मामला ये है कि जिस शख्स के बारे में ये दावा किया गया है कि वो तहरीक इंसाफ से है, इमरान खान का बहुत करीबी है, काबिल एतमाद है, क्या वो शख्स गद्दारी कर भी सकता है या नहीं, सही, टू दैट लेवल। और तीसरा अहम पहलू इसका हम आखिर में ये डिस्कस कर लेंगे कि चलें अगर वो ये कर गुजरता है, इफ़ एट ऑल दैट हैपन्स, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इमरान कितना खान को? हाँ, कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, धचका होगा इमरान खान के लिए अगर वो ये काम भी कर गुजरता है। अच्छा, खलील ताहिर संधू साहब जो हैं वो फिर आए मेरे शो में इस सारे मामले के बाद और बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, बात हो रही थी इमरान खान साहब पे मुकदमात के हवाले से, और 9 मई के ऊपर बात चल पड़ी। 9 मई के हवाले से मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि अब 9 मई के वाक़यात अब खासा वक्त हो चुका और पाकिस्तान के आइन में, कानून में जराइम की सज़ा मौजूद है, ये जुर्म है, इसकी ये सज़ा है, ये जुर्म है, इसकी ये सज़ा है। तो जिसके खिलाफ आपके पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, जिसको कोड ऑफ लॉ में प्रूव किया जा सकता है, तो वो उनको सज़ाएं क्यों नहीं हो रही। सही। तो उन्होंने खैर उसका एक लंबा एक उसका जो है ना वो है गुफ्तगू का हिस्सा, तो आई विल नॉट रिपीट दैट। जो पर्टिनेंट असल मामला है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो उनसे जब ये बात हो रही थी तो उन्होंने अचानक ना, मैं आपके पास एग्जैक्ट कोट रख देता हूँ कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे आज़म खान का बयान इस वक्त हो चुका है, अभी मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत जब रिटायर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा उनका ओहदा, तो वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनेगी। आप देखते जाएं ये सिलसिला किस तरफ चलता है। अच्छा, मैंने उनसे सवाल किया ये कौन सी शख्सियत हैं जो रिटायर होने वाली हैं और वादा माफ़ गवाह बन जाएंगी। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। अच्छा। मैंने फिर इंसिस्ट किया, मैंने कहा ये आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप बताइए ना कौन सी ऐसी शख्सियत है रिटायर हो जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं है और इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाएगी। उसमें उन्होंने कहा कि वही शख्सियत है, बस मैं इतना बता देता हूँ कि जो काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस लिख कर भेजते थे। तो जाहिर है कि आई हैड एन आइडिया कि वो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, लेकिन मैं चाहता था कि वो खुद कहें, वो बताएं ना अपने मुंह से। हाँ, दावा तो वो कर रहे हैं। मैंने कहा किन की बात कर रहे हैं आप, क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे डायरेक्ट सवाल कर लिया, मैंने कहा आप सदर मुमलिकत की बात कर रहे हैं, आरिफ अलवी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा आप कह रहे हैं कि वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, उस पर वो कहते हैं वो तो तकरीबन बन चुके हैं।
इट्स अ बिग क्लेम। और काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था, यही बहुत बड़ा सबूत है कि वो जो रेफरेंस है वो नहीं भेजना चाहते थे। वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, तो मुझे वो कहते हैं कि मुझे तो इमरान खान ने भेजा, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने कहा इसमें वादा माफ करने वाली कौन सी बात है? ये तो कोई बात नहीं हुई कि वो तो जाहिर है कि पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसके ऊपर बात हुई है, हामिद मीर के शो में, समर अब्बास के शो में, दीगर जगहों के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है, तो इसमें वादा माफ गवाह बनने की क्या बात है? उस पे उन्होंने कहा कि ये जो बात है ना, अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। अच्छा, मियां साहब से मिल के आए और आरिफ अलवी साहब के हवाले से कह रहे हैं कि अभी कुछ बातें हैं जो मैं कर नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा चलेंगे, ये बता देंगे आपने ये बात जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन किया या ये आपका एनालिसिस है, आपकी राय है, आपका ओपिनियन है? तो उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने कहा ना, मैं उनको अंदाज़ा हो गया कि मैं उनको कहाँ लेके जा रहा हूँ ना, तो उन्होंने कहा नहीं ये मेरा लीगल परसेप्शन है। अच्छा। मैंने कहा लीगल परसेप्शन कुछ नहीं होता, आप जो कह रहे हैं ये उससे हट के होता है। आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आरिफ अलवी जिसको इमरान खान ने सबसे ट्रस्टवर्दी सदर बनाया, और यानी कि आरिफ अलवी साहब एट बेस्ट अगर वो तहरीक इंसाफ में ना होते तो वो कराची के एक लिमिटेड एरिया में लोग जो हैं वो उनको एक दंदान साज के तौर पे जानते कि हमारे दांत, हम जो चबा पा रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, दांत जो तोड़ के निकालते हैं उसे दंदान शिकन कह सकते हैं ना वैसे। हाँ। एक तो दूसरा जुमला यूज़ होता है। अच्छा ये ना मैं आपको बात बताऊं कि जिस वक्त आरिफ अलवी साहब ने गालिबन कोई एक ख़त लिखा था या कोई ट्वीट किया था, इस किस्म की कोई बात की थी ना, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने लिखा कि वो डेंटिस्ट है, दंद भन देगा, दंदान शिकन जवाब देगा। अच्छा मैं उस वक्त से, मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात पे उस वक्त से कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो एग्जैक्टली कुछ लोगों को राज़ी कर रहे हैं, कुछ को खुश कर रहे हैं, और वो ही इज़ नॉट एक्चुअली डूइंग जस्टिस टू हिज पार्टी। सदर के तौर पे आप वो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन फिर सवाल आ जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन पे आरिफ अलवी साहब को अपना एक किरदार अदा करना चाहिए था। वो किस मसलहत के तहत, खैर इसके बाद में बात करते हैं। अच्छा मैंने कहा कि जब उनसे बात हुई ना वो, तो उसके जवाब में मैंने कहा तो आप दावा कर रहे हैं, ये लीगल परसेप्शन की बात नहीं है, आप कह रहे हैं आरिफ अलवी, वो कहते हैं जब थोड़े दिन के बाद हालात और करीब होंगे। किस चीज़? यानी टाइम लाइन बता रहे हैं वो कि कब होगा ये आरिफ अलवी का मामला। आज वो चेयरमैन से बानी चेयरमैन हो गया ना, या आप आगे आगे देखिए कैसे उनके साथ काम होता है, ये उनकी पार्टी के अंदर से होगा सारा कुछ। तो अब हो क्या रहा है देखें, 5-6 चीज़ें हो रही हैं। हम इसके दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, आरिफ अलवी कर क्यों नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन इसमें दावे क्या चल रहे हैं। एक पार्टी में फूट के हवाले से खबरें ना बाकायदा, जैसे होता है ना कि लड़ाई करवाई जा रही है, सरफेस की जा रही है कि वो एक घर है या एक ग्रुप है, उसके दरमियान में जो है ना वो जो लगाई बुझाई नहीं होती, वो फलाना ये कह रहा है तेरे बारे में, फलाना ये कह रहा है, वो देखो उसने ये कह दिया, और उसको पूरा बाकायदा ओवर प्रोजेक्ट करना। वो फैसल वावड़ा ने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बेगम साहिबा का धड़ा है, एक बुशरा बीबी का, एक अलीमा खान का धड़ा है, फिर एक शेर अफजल मरवत का धड़ा है, और एक और कोई स्प्लिंटर ग्रुप बन रहा है पार्टी में। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तरफ देखें, इसमें हुआ क्या है, ये 20 नवंबर के बाद स्टार्ट हुआ है ना, ये बात सबको मालूम है और ये सब कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली इसमें एकदम तेज़ी इस वजह से आई है कि अभी तक वो तरियाक नहीं निकाला जा सका कि तहरीक इंसाफ को तोड़ना कैसे। 8 फरवरी को उनके वोटर सपोर्टर का, वर्कर का मोराल कैसे तोड़ना है, या उनको बैलेट बॉक्स पे जाकर इमरान खान के या पीटीआई के फेवर में वोट डालने से कैसे रोकना है। तो उसके लिए अब जो काम हो रहा है उसमें ख़ावर मानिका का इंटरव्यू, हाजरा खान की किताब, एक के बाद एक आपने देखा कि बड़ी फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हुई हैं। 10 के करीब बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस तमाम वक्त के दौरान, जिसमें तहरीक इंसाफ को बाकायदा जो है और इमरान खान को टारगेट किया गया। लेकिन ये होना, ये एक फिर और बहुत बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि आरिफ अलवी कौन है? आरिफ अलवी जो है वो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ में इतनी पोजीशन रखते थे तो उनको सदर बनाया ना, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जब पीटीआई बनी थी, बानी मेंबर थे। हाँ, इमरान खान कहते थे कि मेरा जो शख्स मुझे नहीं छोड़ेगा आखिर तक,
ये 9 मई के बाद उन्होंने कहा था, वो आरिफ अलवी होगा, ही वुड बी द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग, ये इमरान खान साहब ने कहा था। लेकिन आरिफ अलवी साहब ये करेंगे, ऐसा करेंगे या कैसा करेंगे, इसके ऊपर आप अभी देखें कि फ्रैंकली स्पीकिंग नवाज शरीफ साहब की ये जो बरियत है, उनके केसेस ख़त्म होना है और उनकी अहलियत में तब्दील होने का जो अमल है, ये आरिफ अलवी साहब की मरहून मिन्नत है। अच्छा, कैसे? आरिफ अलवी साहब अगर अगस्त की 9 तारीख को असम्बली तहलील हुई है और वो 10 तारीख को ये काम कर सकते थे। आइन की किताब बड़ी वाज़ेह है, आरिफ अलवी को भी मालूम है। आरिफ अलवी साहब 10 तारीख को, 11 तारीख को, या फिर चलें वफाकी काबीना जो निगरान वफाकी काबीना है उसकी अपॉइंटमेंट से अगले दिन, विदिन 90 डेज बिफोर 7 नवंबर, वो एक तारीख का ऐलान कर देते हैं इलेक्शंस की। 16 सितंबर तक मौजूद थे उमर अता बंदियाल, उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब आए हैं ना, जिनके बारे में नून लीग ने कहा था कि हमारे जज जाएंगे, कि हाँ बिल्कुल यही उनका तासुर था कि हमारा जज आ जाएगा। तो नहीं बोल के कहते रहे हैं, जवेद लतीफ़ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, हाँ, राना सनाउल्लाह, इन सब ने बात की बोल थी। के कहा। अगर वो तारीख दे देते, मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को नहीं आना था, सही, अगर इलेक्शन उस विद इन दैट टाइम फ्रेम होता या फिर एक उसकी वजह से क्राइसिस खड़ा हो जाता कि वो उस डेट को भी बाईपास करने की कोशिश हो रही होती, फॉर एग्जांपल 5 नवंबर के या 6 नवंबर की तारीख या 4 नवंबर की, 3 नवंबर की, 2 नवंबर की तारीख दे दी होती आरिफ अलवी ने। मियाँ साहब के पास कहाँ ये टाइम था कि वो 54 दिन का शेड्यूल आना था ना, तो शेड्यूल लेट्स जस्ट से कि उन्होंने बाय 7 सितंबर अगर अनाउंस कर दिया होता कि इलेक्शन होना है, इलेक्शन शेड्यूल आ जाता बाय 14 या 15 सितंबर, अभी 2 दिन होते काजी उमर अता बंदियाल के जाने में, और मियाँ साहब को 21 सितंबर तक अपने आप को क्लियर करवाना था, बिल्कुल तमाम केसेस से, ताकि वो इलेक्शन लड़ने जैसे अभी 20 दिसंबर से पहले करा लड़ने के काबिल हो सके। तो वो क्योंकि नहीं हुआ, तो आरिफ अलवी साहब के मरहून मिन्नत हुआ ना। मियाँ साहब का जो कैंडिडेचर है, उनका जो रन है, पॉसिबली जो अब नज़र आ रहा है कि अब 7 तारीख को लगा हुआ है किस्सा, कह सकते हैं कोर अल अजीज़िया का, हाँ, हमारे पास बेनज़ीर ने बनाया, उसकी हुकूमत ख़त्म की, नवाज शरीफ को भी वज़ीर-ए-आज़म, बहुत सारी एग्जांपल्स रही हैं। मियाँ साहब के लिए जो एहसान किया है वो आरिफ अलवी ने किया है। उन्होंने इलेक्शंस को आइन शिकनी करना उन्होंने वो कर लिया, और आरिफ अलवी साहब को अब तो इस मामले पे भी ब्लैकमेल हो सकते हैं ना कि आपके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। हाँ, वो आपने तो 90 दिन सुप्रीम कोर्ट धमकी दे चुकी है। 41 सफ़ात का जो उन्होंने लिखा है लेटर, तो वो 41 सफ़ात का लेटर जो है वो फिर अब देखें ना, आपको पता पीटीआई की भी एक पिटीशन है सदर के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, जो अभी तक मुकर्रर नहीं है। अच्छा, अब खबरें क्या चल रही हैं? खबरें चल रही हैं पार्टी में टूट फूट हो रही है, ये ग्रुप्स बन रहे हैं और ये होगा, ये होगा, ये होगा, और यहाँ पर संधू साहब ये दावा कर रहे हैं कि अभी तो पार्टी के अंदर से होगा सब कुछ, और दावा कर रहे हैं आरिफ अलवी के मुताल्लिक। आरिफ अलवी साहब की मशहूर ज़माना 2 मुलाकातें हुई थी ऐवान सदर में, DGI के साथ और आर्मी चीफ के साथ। उसको डिनाई नहीं किया गया, उसके फिर बाद में बहुत सी कन्फर्मेशंस आ गई, और उसकी कन्फर्मेशन फिर मोहम्मद अली दुरानी ने भी कर दी और बाकी लोगों से भी उसकी तस्दीक हो गई। तो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो उस मामले में तो हिस्सा हैं। अब पॉसिबली आरिफ अलवी किस मामले पे, अब यानी कि इफ़ एट ऑल ही डज दैट, ये जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, ये जो बात कर रहे हैं कि रिटायर होने के बाद, जिसका मतलब ये है कि जिस दिन इलेक्शन होता है, इलेक्शन के फ़ौरन बाद, इलेक्टोरल कॉलेज बनने के बाद अगला काम होगा सदर का इंतखाब। इसका मतलब ये है कि जो नून लीग है उसको ये पता है, या उसके ख्याल में ये, या वो इस सारे उसका हिस्सा है, उनको मालूम है कि मियाँ साहब जो हैं उनका कोई इस वक्त मूड नहीं है कि इस मुल्क में इस्तेहकाम आए। मियाँ साहब ने किया क्या? मियाँ साहब ने कहा मामला मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। तो वो अब बाकायदा हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि उन्होंने जो ताकतवर, जिनको वो सिलेक्टर्स कहते थे कि वो कहते थे ना कि हमारा मुकाबला सिलेक्टर्स से नहीं है, हाँ, सिलेक्टेड से नहीं है, सिलेक्टर से। हमारा मुकाबला तो इमरान खान से है ही नहीं, हमारा तो उसके सिलेक्टर से है। तो उन्होंने जो मामला अल्लाह पे छोड़ा है ना, वो सिलेक्टर्स का है। इमरान खान का मामला उन्होंने खुद अपने पास रखा है, और वो ये जो सारा कुछ होगा, इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये कि ये कानूनी कार्रवाई वो चाहते हैं कि ये जारी रहे,
और उसके बाद भी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद भी इमरान खान को मज़ीद डैमेज करने के लिए कि और ज़्यादा इनको जनाब इनकी पार्टी को डिमोरलाइज किया जाए, कि कोई भी चांस बाकी ना बचे, तो विद इन द पार्टी मज़ीद उसको क्रश करने का और वहाँ से ही निकलवाने का सिलसिला होगा। और आरिफ अलवी साहब ने जो आपको पता है कि ये जो बिल्स थे, आर्मी अमेंडमेंट एक्ट और स्पेशल सीक्रेट्स एक्ट, इसमें जो अमेंडेड ड्राफ्ट्स हैं, उस मामले के ऊपर उन्होंने एक माफ़ी भी मांगी थी जी, और माफ़ी सीधी इमरान खान और लगता था कि माफी महमूद कुरैशी से ही मांगी थी, आपके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि उन दोनों के खिलाफ ही मुकदमा हुआ था। हाँ, तो वो देखें उसी की बुनियाद पे बना ना, तो उन्होंने वो सब कुछ किया, उन्होंने इतराज़ात नहीं लिख के भेजे थे, उन्होंने अपनी पूरी गेम जो है ना वो सेट की हुई है। हालांकि वो अदरवाइज बताते हैं कि मैंने फ़लाँ काम इनकी फ़लाँ शिक के तहत किया, तो ये काम उन्होंने किया, तो टेंडेंसी तो है और ये दावा भी है। इन्फॉर्मेशन अभी ऑब्वियसली ये चीज़ें अनफोल्ड होनी है। अब अहम सवाल ये है, फ़र्क क्या पड़ेगा कि अगर ये हो जाता, अगर आरिफ अलवी जो है वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। आपको याद है कि एक ऑडियो आई थी जिसकी तस्दीक सच नहीं हुई थी, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा मुबैना तौर पे गुफ्तगू कर रही थी आरिफ अलवी साहब से। जी जी, और ज़मान पार्क वाली मुलाकात और कुछ इस किस्म के मामलात भी हैं। तो आरिफ अलवी साहब राब्ते में भी थे, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी, और उन्होंने जनरल बाजवा की मीटिंग्स भी होस्ट की थी इमरान खान साहब के साथ रिजीम चेंज के बाद। सही, ये सब ऐवान सदर में ही हुई थी। तो अब आरिफ अलवी साहब जो है उनके हवाले से वो किस बात पे वो मानेंगे इसके ऊपर ये मुझे नहीं पता, बट लेट्स जस्ट अस्यूम कि वो 9 मई के हवाले से, क्योंकि आपको याद है एक बयान आया था और फिर बयान से भाग गए थे, वापस ले लिया था महमूद मौलवी साहब। उन्होंने अचानक एकदम एक दिन इस किस्म की गुफ्तगू में जो रिपोर्ट हुआ बयान वो ये था कि जो 9 मई की कॉन्स्पिरेसी है वो ऐवान सदर में, ये बयान आया। और फिर उन्होंने नदीम मलिक के शो में, हाँ, फिर उसको उन्होंने चेंज किया, फिर वो शीरी मज़ारी के घर ले गए थे, हाँ, उसको वो मज़ीद वो कर दिया। तो उसमें जाहिर है कि फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं ना, जब आप इस किस्म की बात करते हैं कि जिनके खिलाफ आपने इवेंचुअली कार्रवाई नहीं करनी। तो अब आरिफ अलवी साहब लेट्स जस्ट से कि कर गुजरते हैं, तो क्या होगा? वो उसमें वो एक लतीफ़ा है, लतीफ़ा सुना सकूँ, इजाज़त है? तो वो एक लतीफ़ा, एक सास और बहू जो है ना बहुत ज़्यादा लड़ते रहते थे। रोज़ाना उनकी कोई लड़ाई होती थी और वो बहू जो है वो जाके सुनाया करती थी मोहल्ले वालों को। मोहल्ले वाले मिलने आते थे, उनको बताती थी मेरी आज ऐसे ये लड़ाई हुई, आज इन्होंने मुझे ये कहा, मैंने जवाब में ये कहा, ये मुझे ये नहीं पूछती, ये नहीं देती, वगैरह वगैरह, वो जैसे एक टिपिकल लड़ाई होती है। तो लोग भी जाहिर है कि बड़े मज़े ले लेकर सुनते थे आके रोज़ाना कि किससे रोज़ आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। वो कुछ वक्त गुजरा तो उसके बाद जनाब लड़ाई के किस्से आना बंद हो गए, खामोशी बिल्कुल। लोग हैरान हुए कि इसके तो सास के साथ जनाब दोस्ती हो गई है, लड़ाई ख़त्म हो गई है। तो वो वफ्द बना के, डेलीगेशन बना के गए और उन्होंने कहा कि क्या हुआ, मामला ठीक हो गए, दोस्ती हो गई, एक दूसरे के साथ जीने का फ़न सीख लिया। उसने कहा नहीं, वो मुझे भी बहुत बुरा भला कहती है, वो सब कुछ कहती है। मसला ये था कि मैं ना पहले उसके साथ तख्त पे बैठा करती थी, उसके साथ वाली बिल्कुल साथ जो है ना वो गाँव तकिए के साथ टेक लगा के बैठती थी। रोज़ाना लड़ाई होती थी, वो लड़ाई में मुझे कुछ कहती थी, मुझे लगता था कि मैं इवेंचुअली मैं ये तख्त लूज़ कर जाऊंगी, मेरी ये जगह है, ये मेरा मुकाम है। वो मुझे रोज़ाना कोसने देने, ये कहती वो कहती, मैं भी तुर्की ब तुर्की जवाब देती थी, मैं भी जवाब देती थी, लड़ाई बढ़ जाती थी। तो कहती है बस अब तो फिर अब उसने जवाब ये बातें करना छोड़ देंगे? नहीं, कहती है अब मुझे तख्त से उतार दिया। उसने कहा अब तुम वहाँ नीचे बैठा करोगे। तो अब जब मैं वहाँ बैठ गई हूँ तो मैं उसकी बात का क्यों जवाब दूँ? अब खोने को कुछ बचे ही नहीं, अब मेरे पास खोने के लिए वो तख्त ही नहीं है, इससे ज़्यादा और वो मेरे साथ और मुझे कहाँ ले जाएगी। तो अब हमारी लड़ाई का जो रीज़न है ना वो ख़त्म हो गया। देखिए बात यह है कि ये सारी की सारी चीज़ें करते हुए नतीजा ये निकल रहा है अभी तक एज वी स्पीक राइट नाउ 2 दिसंबर 2023 इलेक्शन से 68 डेज पहले, 68 दिन पहले तक नतीजा ये है कि अब तक जितने भी इक़दामात इमरान खान के ख़िलाफ़ उठाए गए हैं 8 मार्च के बाद, 8 मार्च से पहले वाले बहुत कारगर थे जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। सही,
जब इमरान खान को बहुत सारे मामलात के ऊपर मुर्द इल्ज़ाम अवाम ठहराते थे। महंगाई जितनी कितनी थी, बिल जितने कितने थे, जैसी कैसी सूरत हाल थी, फोकस वहाँ पे था। मीडिया टॉप ऑफ देयर लंग्स चिल्ला रहा था, गला फाड़ फाड़ के। इतवार बाज़ार में कोई पाया जाता था। शाहज़ेब खानज़ादा के शो में ऐसा लगता था कि कल पाकिस्तान फना होने वाला है, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, इस किस्म की वो थी। वो सारा था। महंगाई मार्च तो फलाना मार्च वो वक्त था। उसके बाद 8 मार्च के बाद आज तक इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इकदाम हुआ है ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसने इमरान खान को स्ट्रेंथन किया, सही है, मज़ीद मजबूत किया है। और ये भी कि कोई और छोड़ जाएगा, ये मजलूमियत का मज़ीद तासुर ऐड करता है। अगर आरिफ अलवी करता है, अगर कोई और बंदा करता है, जो भी छोड़ के गया उसकी इज्जत क्या बची बेचारे। अगर उनके अपने घर में से कोई उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो लोग और ज़्यादा जनाब माइल होंगे इमरान खान की तरफ, मुतनफ़िर थोड़ी होंगे। सही। मसला ये है कि द डे समबडी डिसाइडेड टू डिफीट इमरान खान, दैट वाज द वेरी डे व्हेन ही स्टार्टेड विनिंग। राइट। इमरान खान ने अवाम को जीतना उस दिन शुरू किया जिस दिन ये फैसला किया गया हमने इसको अवाम पे, अवामी सतह पे हराना है। बिल्कुल सही। और वो कहते हैं मरस बढ़ता गया जूझू दवा की। मतलब सुबह दोपहर शाम हुकूमत जो है वो उसका मौजू और मरकज़ी नुक्ता यही था कि इमरान खान, सुबह इमरान खान फोबिया हो गया। तो अभी आरिफ अलवी ये कर लें, कोई और कर ले, जहाँ तक अवामी सतह के ऊपर पॉपुलैरिटी का लेवल है वो हर ऐसे इकदाम के साथ मेरे ख्याल में मज़ीद बढ़ेगा। ना कुड ऑलवेज बी रॉन्ग। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।